फ्रेंड्स, आवाज आ रही मेरी? अच्छा, ठीक है। और जैसा हम लोगों से बातचीत हुई थी कि आज का जो क्लास होगा दैट शैल बी कन्फाइंड टू दी फंडामेंटल राइट्स, तो शुरुआत हम करेंगे। और इसके पहले मेरी एडवाइस आप सबसे है, एक बेयर एक्ट ले लीजिएगा। ये ईस्टर्न बुक कंपनी का बेयर एक्ट, बहुत छोटा सा बेयर एक्ट, ये बाप पे करेगा, ये हाथ हैंडी है। तो कोई प्रोविजन देखना होगा तो आप तुरंत देख सकते हैं, और जब अगर आप क्लास के समय से लेके बैठते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं आएगी। तो सब लोग ले लीजिए, कोई भी लॉ का प्रोविजन समझने के लिए जरूरी है पहले बेयर एक्ट स्टडी करें। और मैं तो बराबर बेयर एक्ट रखता हूं, उसी हिसाब से बात भी करूंगा बेयर एक्ट से, क्योंकि बेयर एक्ट ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ है। जब हम कोई चीज बिगिन करते हैं, कोई चीज बातचीत करते हैं, बोलते हैं, तो जो प्रोविजन चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो चाहे वो लॉ में हो, वही होता है जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ड्राफ्ट करता है। अदरवाइज जितने केस लॉज हैं, जितने कमेंट्स हैं, वो तो लोगों के अपने इंडिविजुअल कमेंट्स होते हैं, उस पर हमको ज्यादा नहीं जाना होता। तो आज हम जो बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आप देखें, क्योंकि आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स ऐसा कोई चीज नहीं है, पार्ट 3 का एक पार्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ द पार्ट 3। जब पार्ट 3 आप देखेंगे, इसका निकनेम भले फंडामेंटल राइट हो, लेकिन सब कुछ राइट नहीं है, कुछ ड्यूटीज भी है, कुछ स्टेट के राइट्स भी है, कुछ आप पर रिस्ट्रिक्शन भी है। तो पार्ट 3 में जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 34 तक के प्रोविजंस हैं। इसके बाद शुरू हो जाता है पार्ट 4, एंड दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसके बाद पार्ट 4A में जो 42nd अमेंडमेंट जोड़ा गया है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहां 3 लोग हमारे सामने आए, एक तो फंडामेंटल राइट आए, दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल आए, और तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज आए। ध्यान रहे, ये तीनों ही एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और एक दूसरे से टकराते भी हैं, बिना लड़े भी नहीं रह सकते। इससे बराबर अभी आप डिस्कस करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और इसी तरीके से बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी हम जब पार्ट 3 की बात करेंगे तो पार्ट 3 के 3 पार्ट्स हैं, हम इसको 2 एंगल से क्लासिफाई करेंगे। पहला तो यह है कि आर्टिकल 12 एंड 13 डू नॉट रिलेट टू द राइट्स। इसमें कोई अधिकारों की बात नहीं की गई है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, ये केवल एक कॉन्सेप्ट है। ये बताया गया है कि स्टेट क्या होता है, और आर्टिकल 13 में बताया गया है कि जो फंडामेंटल राइट है वो कहां तक अप्लाई करेंगे, और अगर कोई स्टेट आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो कहां तक वो वायड होगा। तो आर्टिकल 12 एंड 13 इट इज नॉट राइट, एक क्लास तो ये हो गया। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक, जो वास्तव में राइट्स हैं, चाहे राइट हो चाहे इन्फोर्समेंट ऑफ राइट हो, उसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 में। ये दूसरा पार्ट है। फंडामेंटल राइट का तीसरा पार्ट है आर्टिकल 33, 34 एंड 35। ये भी राइट नहीं है, ये भी रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स है। तो आर्टिकल 32 तक तो फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन उसी पार्ट में, उसी चैप्टर में, पार्ट 3 में आर्टिकल 33, 34, 35 आपके फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है। अब देखिए 33, 34, 35। 33 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि जो पुलिस फोर्सेस हैं, मिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके राइट्स को डिमिनिश करे, उनके राइट्स को कम करे। आप इसलिए देखेंगे
इसी प्रोविजन के तहत पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस वालों को न तो ट्रेड यूनियन बनाने दिया जाता है, न सरकार के खिलाफ बोलने दिया जाता है। अगर कुछ बातचीत करना हो, फंडामेंटल राइट को यूज करना हो, तो पहले आप इस्तीफा दीजिए नौकरी से। ये कॉन्सेप्ट आता आर्टिकल 34 में। अच्छा, अच्छा ठीक है, चलिए ध्यान सुनिए, कोशिश करता हूं। और क्योंकि मुझे बहुत टेक्निकल नॉलेज लैपटॉप के बारे में नहीं है, तो आप पे करिएगा हमारा अटेंशन हमारे लेक्चर पर। तो मैं ये कह रहा था कि आर्टिकल 34 इज नॉट ए राइट, इट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑन सर्टेन पैरामिलिट्री एंड मिलिट्री फोर्सेस। जो पुलिस फोर्सेस होती हैं उनको फंडामेंटल राइट नहीं होता। कुछ जैसे आप स्पियोनेज करते हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनको राइट नहीं होता। वो अगर मान लीजिए मर जाते हैं कहीं पर बाहर जाकर के, दे कांट डिमांड कंपनसेशन। वे थोड़ी कर सकते हैं हम मर गए सर्विस में मुझे कंपनसेशन दिया जाए। आपकी ड्यूटी है। तो कुछ ऐसे राइट्स हैं जो रिस्ट्रिक्शन जिन पर इम्पोज कर दिया गया है। वन इज आर्टिकल 33, ये 33 की हम बात कर रहे हैं, सॉरी। दूसरा है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में आप देखे होंगे आसाम में आफ्ता लगा हुआ है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगता है, कर्फ्यू लगता है, यह आर्टिकल 34 में लगता है। तो आर्टिकल 34 इंपावर करती है पार्लियामेंट को। ध्यान रखिए, केवल पार्लियामेंट को, स्टेट को नहीं। जो आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 की हम बात कर रहे हैं, ये केवल पार्लियामेंट को इंपावर करती है, स्टेट को नहीं, स्टेट विधायिका को नहीं। तो जहां 34 इंपोज करती है रिस्ट्रिक्शन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस पर फंडामेंटल राइट्स कंटेस्ट में, 34 इंपोज करती है कि अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, या कोई एरिया डिस्टर्ब डिक्लेयर कर दिया गया है, जैसे आसाम में अभी तक है, बहुत दिन मणिपुर में भी था, कभी कभी पंजाब में भी था, आप देखिए 30 तक जहां आतंकवाद था। तो ऐसे केसेस में मिलिट्री पर्सनल्स को इम्यूनिटी मिलती है। अगर गोली मार दे किसी को, शूट एंड साइड कर दें, तो आप ये नहीं कह सकते गोली क्यों मार दिया। ये प्रोविजन दिया गया आर्टिकल 34 में। और तीसरा एक जो न्यूट्रल प्रोविजन है आर्टिकल 35, ये क्लेरिफिकेशन देता है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जो केवल पार्लियामेंट बना सकती है। अब आप देखिए, मैंने कहा कि आर्टिकल 33 और 34 केवल पार्लियामेंट बनाएगी, 35 उसी का क्लैरिफिकेशन है। तो 33, 34 में रिस्ट्रिक्शन के अलावा भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है रिजर्वेशन पर, अनटचेबिलिटी पर, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर। इन 3 सब्जेक्ट्स पर स्टेट को लॉ बनाने की पावर नहीं है। तो एक क्लासिफिकेशन तो यह हुआ कि पार्ट 3 के 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट आर्टिकल 12, 13 है, दूसरा पार्ट है आर्टिकल 14 टू 32 है, और तीसरा पार्ट है आर्टिकल 33 टू 35 है। ये क्लासिफिकेशन ये हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन कौन से राइट्स ऐसे हैं जो सबको दिए गए हैं, क्योंकि जो प्रीएम्बल है उसमें लिखा है बी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो क्या पूरे बी द पीपुल ऑफ इंडिया को सारे राइट्स दिए गए हैं? नहीं, सब कुछ राइट्स दिए गए सिटीजन्स को, कुछ राइट्स दिए गए सबको। तो सिटीजन को जो राइट दिए गए हैं वो है, उनको याद कर लीजिएगा, वो आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19 और 23 और 24, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा या रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ऐसी ये प्रोविजंस है जिनमें केवल फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट सिटीजन कर सकते हैं, नॉन सिटीजन नहीं कर सकता। क्योंकि फंडामेंटल राइट में 2 वर्ड यूज किए गए हैं, पर्सन एंड सिटीजन। पर्सन इंक्लूड्स इवन द फॉरेनर्स, बट सिटीजन इंक्लूड्स ओनली इंडियन हु हैज acquired the Indian citizenship। तो आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 और इसके अलावा आगे जब देखेंगे माइनॉरिटी राइट्स,
आर्टिकल 29 और 30, इसका एंजॉयमेंट केवल इंडियन सिटीजन कर सकता है, फॉरेनर नहीं कर सकता। इसके अलावा राइट्स कौन से बचते हैं? आर्टिकल 14 बचता है, 20 बचता है, 21, 22 एंड 25 से लेकर के 28 तक, राइट टू रिलीजन से लेकर के ये दिए गए सबको, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, जिसके राइट का वायलेशन होगा, मतलब राइट टू इक्वलिटी अंटिल आर्टिकल 14 कैन बी एंजॉयड बाय ऑल द पर्संस, मे बी इंडियन और नॉन इंडियन। इसी तरीके से आर्टिकल 20 और 21 अभी आगे डिस्कस करेंगे, ये सारे लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन की दूसरी कैटेगरी ये होती है। दो एंगल से हम फंडामेंटल राइट को देखते हैं। अब हम तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसको हम जो क्लासिफाई करेंगे इसके डिजिग्नेशन से करेंगे, हमें डिलीवर क्या करता है। तो एक तो है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट टू लिबर्टी, चौथा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, पांचवा है राइट टू रिलीजन और छठा है राइट ऑफ द माइनॉरिटीज। ये जो 5 क्लासिफिकेशन है आप देखेंगे, दिमाग में रखेंगे तो आपको समझने में ज्यादा कन्वीनियंस होगा। तो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी है और जिसका एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है 15, 16, 17 एंड 18। 19 में फ्रीडम्स हैं, फ्रीडम्स ऑफ स्पीच अभी आगे आएंगे जब डिस्कस करेंगे। इसके बाद 20, 21, 22 में लिबर्टी है जो सबको मिलती है। 23, 24 एक्सप्लॉयटेशन है। 23 में बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, बेगारी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इट इज वायलेशन ऑफ इक्वलिटी एक तरीके से देखा जाए तो, और राइट टू लिबर्टी को वायलेट करता है। 24 में प्रोविजन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन है और 25 में राइट टू रिलीजन है। तो राइट टू रिलीजन है, इट इज टू बी एंजॉयड बाय ऑल द पर्संस, अगर चाहे वो कोई पाकिस्तान से आए, चाहे सऊदी अरबिया से आए, अगर नमाज पढ़ना चाहता है तो उसको राइट है। तो राइट टू रिलीजन, हालांकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिट्स हैं, तो जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसकी बात करेंगे। लेकिन ये क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया 3 तरीके का। पहला तो आर्टिकल 12-13, दूसरा आर्टिकल 14 to 32 और तीसरा 33 से लेकर के 35। और दूसरा क्लासिफिकेशन हमने बताया आपको कि कौन कौन से राइट्स हैं जो सिटीजन्स को मिलेंगे, कौन कौन से सबको मिलेंगे। और तीसरा एंगल है कि कितने तरीके से हमारे राइट्स हो सकते हैं, क्योंकि हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। तो ये क्लासिफिकेशन अभी जो मैंने डिस्कस किया उस एंगल से 5 तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको फंडामेंटल राइट में, ये फंडामेंटल राइट का सोर्स कहां से है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आया। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 की 2 सोर्सेज हैं। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, उसके पहले आपने पढ़ा होगा 24 अक्टूबर 1948 को यूएन चार्टर इंप्लीमेंट हो चुका था, बन चुका था। इसके तुरंत बाद यूनाइटेड नेशंस के सुपरविजन में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, इसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन 1948। तो एक सोर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ह्यूमन राइट कन्वेंशन 1948 है। दूसरा जो सोर्स है वो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है जो ह्यूमनली ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको लोगों ने ड्राफ्ट किया है। अभी जब ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड नहीं है, ये इवोल्यूशनरी है, ये ग्रोइंग है, ग्रो करता है। इसमें आप देखें कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, जो लॉ है वही कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वही लॉ भी है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है। ब्रिटिश की पार्लियामेंट माई बाप है, ब्रिटिश की पार्लियामेंट खुदा है, भगवान है, उस पर कोई जुडिशरी रोक नहीं लगा सकती है। और इसीलिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉडी है
लेजिस्लेटिव बॉडी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की है, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेक नहीं है जो वही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ बनाएगी, और उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो वासेस पावर हो गया, जिसके बारे में ऑस्टिन कहता है लाइज द कमांड ऑफ सॉवरेन। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट वही सॉवरेन है जिसकी ऑस्टिन बात करता है। जो लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने वो अनचेक्ड हो गया। इसके जब अगेंस्ट में आप जाएंगे जहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड है, देखिए हमारा सिस्टम तो पार्लियामेंट्री है, सिस्टम पार्लियामेंट्री है। राजा को राष्ट्रपति बना दिया, पार्लियामेंट को लेकर के 2 हाउसेस बना दिया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया। लेकिन ये सब जो ब्रिटेन में अपने आप आया है वो हमने बारो तो किया है, लेकिन बेसिकली उसकी ड्राफ्टिंग अमेरिका में पहले हुई थी। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन फिलाडेल्फिया कन्वेंशन 1787 में कंप्लीट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। देयर वर ओनली 13 स्टेट्स। इसके बाद ये रियलाइज किया गया इसमें फंडामेंटल राइट्स तो है ही नहीं। फंडामेंटल राइट्स को वहां नाम दिया कि नेचुरल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट जो इंडिया में है उसे यूएसए में कहा जाता है नेचुरल राइट्स। और इसलिए 1791 में अमेरिका में 10 अमेंडमेंट किए गए शुरू में, अभी आगे आएगा जिक्र करेंगे। उन्हीं 10th अमेंडमेंट से वो सब कुछ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। तो जो अमेरिका में 1791 में इनकॉर्पोरेट हो गया था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वही 1950 में पार्ट 3 में इनकॉर्पोरेट किया। इसको यूं समझ सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर द ह्यूमन राइट्स इनफोर्सेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। वैसे डिफिनेशन को थोड़ा ट्विस्ट कर दीजिए फंडामेंटल राइट को, तो कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स आर द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या है? मैंने बताया भी आपको 1948 के ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में जिन राइट को मेंशन किया गया। इनफोर्सेबल बाय लॉ, इनफोर्सेबल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 32 और 226। जो फंडामेंटल राइट इनफोर्सेबल हो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही हम कहते हैं फंडामेंटल राइट है। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में नहीं है उसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई कोर्ट इन्फोर्स कर ही नहीं सकती, क्योंकि ह्यूमन राइट का जो फैमिली है बहुत बड़ी है। अगर सारे ह्यूमन राइट्स को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे पार्ट 3 में, एक कंफ्यूजन होगा, एक लीगल अनार्की होगी। इसीलिए क्लियर कर दिया गया है आर्टिकल 32 में कि सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन पार्ट 3। यही आर्टिकल 226 के बारे में भी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के और भी पावर्स हैं, और जब डिस्कस करेंगे कि जो कुछ मेंशन नहीं है उस पर सुप्रीम कोर्ट लॉ बना देती है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस देखा आपने, और बहुत सारे केस हैं, हम यहां वहां नहीं आना चाहते हैं कि जो लॉ में नहीं है सुप्रीम कोर्ट कहता वो भी तो ह्यूमन राइट का पार्ट है, मगर ये जनरल प्रैक्टिस नहीं है। जनरल प्रैक्टिस है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इन्फोर्स करेंगे या उसी लॉ को इन्फोर्स करेंगे जो डिराइव होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट से। ये इतनी चीजें हैं। तो अमेरिका का जो नेचुरल राइट्स है, नेचुरल राइट्स क्या है? नेचुरल राइट्स वो राइट्स हैं जो आपको बाय बर्थ मिलते हैं। बाय बर्थ क्या मिलता है? दूध पीने का अधिकार, राइट टू बी न्यूट्रिशन, राइट टू बी मेंटेन्ड। आपको भूखों नहीं मरने दिया जाएगा। अगर आपका जन्म हुआ है तो चाहे सरकार में, सरकारी अस्पताल में हुआ है, चाहे घर पे हुआ है, आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, अदरवाइज बच्चा मर जाएगा। इसको प्रोटेक्शन के लिए और प्रोविजन दिए गए हैं, आईपीसी में दिए गए हैं, मगर हम यहाँ पर केवल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो ये नेचुरल राइट्स हैं। नेचुरल राइट्स क्या है? मदर अगर प्रेग्नेंट है तो वो न मरे तो उसका बच्चा मरे। आपको रोने का अधिकार है दूध मांगने के लिए, चिल्लाने का अधिकार है, सरकार कुछ आपको नहीं दे रही है। ये है नेचुरल राइट्स। राइट नॉट टू बी अरेस्टेड विदाउट ए फेयर ट्रायल, ये ह्यूमन राइट्स हैं। और इन्हीं ह्यूमन राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट
प्रोविजंस में इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट केवल डेमोक्रेसी में होता है, रिपब्लिक में होता है, किसी मोनार्की में नहीं होता। मोनार्की में जो राजा होता है, मोनार्क होता है या किंग होता है, वो केवल आपको दान देता है, आपको भीख देता है। चाहे अकबर का दरबार हो, चाहे चंद्रगुप्त दरबार हो, दरबार में बुला लिया, खुश हो गया तो दे दिया, नहीं तो गला काट दिया, विदाउट एनी लॉ। सो व्हाट वाज द किंग एट अ टाइम, नाउ इट हैज assumed the shape of the state। जो राजा था वो राज्य बन गया और जो प्रजा थी वो नागरिक बन गई। अब अंतर आ गया दोनों में। तो प्रजा और राजा, राजा अगर आपको दे तो दे, नहीं तो आपको मांगने का अधिकार नहीं है, आपको रजिस्टर करने का राइट नहीं है। लेकिन ये बेसिक डिफरेंस है स्टेट और सिटीजन्स के रिलेशनशिप में कि स्टेट में स्टेट के राइट्स लिमिटेड हो गए राजा के, और जो सिटीजन है उसके राइट्स बढ़ गए हैं। जबकि पुराने टाइम में जब मोनार्की थी, उस टाइम में सिटीजन के राइट लिमिटेड थे और किंग के राइट अनलिमिटेड थे। ये इक्वेशन चेंज आया क्योंकि ये अभी लिंक करेंगे इसको राइट से, क्योंकि अब आपका जो राइट है स्टेट की ड्यूटी है। अब देखिए पहले तो यही होता था कि अगर हिंदू पीरियड को देखिए या मुगल पीरियड को भी देखिए, तो क्या राजा की कोई लायबिलिटी थी? क्या राजा का कोई ड्यूटी रिस्ट्रिक्शन को इंपोज कर सकता था? क्या नहीं, केवल नागरिक का ही कर सकता था, केवल इंडिविजुअल का ही कर सकता था। मगर अब कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, अब जो स्टेट है उसके भी कुछ ड्यूटीज हैं। अगर वो ड्यूटी परफॉर्म करेगा तो उसकी वैलिडिटी होगी, अदरवाइज कोर्ट उसको इन्फोर्स करेगा, उसके अगेंस्ट भी स्ट्रक्चर पास कर सकता है, उसके अगेंस्ट भी रेमेडी आपको मिल सकती है। अब इन्हीं फंडामेंटल राइट्स में हम जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला हमारे सामने आता है आर्टिकल 12 एंड 13। आज असल में दोनों पे चर्चा करेंगे हम बेसिकली, क्योंकि आपका कंफ्यूजन था कि 13 को लेकर के ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया स्टेट को, मैंने बताया भी आपको। स्टेट की जो डिफिनेशन दी गई है बहुत इंक्लूसिव है। स्टेट का मतलब होता है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकल बॉडीज और अदर अथॉरिटीज। नगर महापालिका हो, चाहे डीएम हो या म्युनिसिपल काउंसिल हो, कोई भी बॉडी हो, नगर महापालिका हो, सब बंधे हैं फंडामेंटल राइट्स से, क्योंकि सब स्टेट है। स्टेट को डिफाइन क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है कि अगर स्टेट को आप डिफाइन नहीं करेंगे तो फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट में इन्फोर्स करेंगे? बिकॉज आर्टिकल 3 इज बेसिकली इन्फोर्स अगेंस्ट द स्टेट। सो व्हाट इज द स्टेट? सभी स्टेट है, जिनको लॉ बनाने की पावर है, जिनको रूल बनाने की पावर है, सब रूल बनाने की पावर है, सब स्टेट है। यूनिवर्सिटी भी स्टेट है, डीएम भी स्टेट है, एसडीएम भी स्टेट है, क्योंकि सब कहीं न कहीं से लॉज एंड रूल्स से बधे हुए होते हैं। और अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास करते हैं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम को हो, चाहे सरकार हो, किसी को भी आप कोर्ट में घसीट सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 12 में कहा गया कि व्हाट इज द स्टेट। तो मैंने बताया कि स्टेट की जो डिफिनीशन है बहुत ही इंक्लूसिव डिफिनीशन है, सभी कुछ कवर सकते हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा ग्रोथ हो रहा है, जैसे जैसे कोर्ट अवेयर हो रही है, वैसे इसमें नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जिनको स्टेट कहा जाता है बढ़ रहे हैं। जैसे पहले डिग्री कॉलेज नहीं आते थे, प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस, प्राइवेट इंटर कॉलेजेस जो एडेड थे, पहले ये होता था कि ये तो सरकारी संस्थान नहीं है, स्टेट कैसे ही हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पैसा तो दे रहे हो इनको, तुम पैसा सरकार दे रही है, और अब तो कमीशन बन गया है। जब अपॉइंटमेंट भी कमीशन कर रहा है जो विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, तो ये भी गवर्नमेंट बॉडी हो गई। तो धीरे धीरे करके बहुत सारी संस्थाएं, भले स्टेट ने प्रोड्यूस न की हो, क्रिएट न की हो, स्टेट अगर फंडिंग कर रहा है, स्टेट अगर कंट्रोल कर रहा फाइनेंस को, या स्टेट अगर कंट्रोल उनको मान लिया एक्सपेल करना हो किसी को, स्टेट की सैंक्शन लेने की जरूरत हो, तो ऐसे केसेस में
ऐसी बॉडी में अजय हाचे का केस आया था, एक ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज का केस था, तो प्राइवेट कॉलेज था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन ले डाउन की है, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो अपॉइंटमेंट में, टर्मिनेशन में, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कंट्रोल हो, गवर्नमेंट का फंक्शनल कंट्रोल हो, रोजमर्रा के चीजों पे कंट्रोल करती हो, गवर्नमेंट से पैसा के सैंक्शन करना लेना होता हो, तो वो इसे स्टेट कहते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि स्टेट की जो डिफिनेशन है बहुत ही वाइड है, सभी कुछ स्टेट है, क्योंकि आज का टाइम प्राइवेटाइजेशन का है, सरकार अपने हाथ खींच रही है, सबको प्राइवेटाइज कर रही है। तो एक दिन ऐसा है सरकार कहेगी कि हमारा रेलवे भी प्राइवेटाइज हो गया, केवल हमारे पास पुलिस रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, तब क्या होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो पैराफर्नालिया है उसकी जो थीम ये है कि मैक्सिमम बॉडीज को आर्टिकल 32 में लाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आर्टिकल 32 में तभी ला पाओगे जब आर्टिकल 12 में उनको स्टेट बनाओगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट अगेंस्ट स्टेट होता है अगर प्राइवेट बॉडी नहीं होता। तो ये ट्रेंड है सुप्रीम कोर्ट का, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब आप देखिए आर्टिकल 13 पर, आर्टिकल पहले बेयर एक्ट पढ़िए, मैंने कहा बेयर एक्ट से देखिए, अभी खोलते हैं बेयर एक्ट को। तो अब बेयर एक्ट में आर्टिकल 13 क्या कह रहा है। आर्टिकल 13 एक चौराहा है जहां से एक तरफ नया कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरी तरफ पुराना लॉ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। वहां से हम टर्न हो रहे हैं, हम वहां से नए फेज में आ रहे हैं। पहले हम रहते थे ब्रिटिश पीरियड में जहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जो गवर्न होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950 को, इसके बाद वो स्क्रैप कर दिया हमने उसको लेकर के। मगर राइट तो नहीं बदले, ह्यूमैनिटी तो नहीं बदली, बहुत सारे ऐसे राइट्स थे जो उस एक्ट में भी थे, कॉन्स्टिट्यूशन ने खत्म कर दिया। तब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटी है उसे रिस्टोर करे, क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर वो फंडामेंटल राइट से क्लैश करता है, जैसे मान लीजिए कि 1949 में एक स्टेट था सीपीएन बरार एक्ट, एमपी बहुत बड़ी स्टेट हुआ करता था, अब बाद में मध्य भारत हो गया। उसमें स्टेट्स बने नहीं थे, स्टेट्स का स्ट्रक्चर जो आज का वो तो रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। तो जो आज यूपी देख रहे हैं, एमपी देख रहे हैं, बिहार देख रहे हैं, ये 56 ने बना है। 56 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन आने के ठीक बाद बहुत सारे कंफ्यूजन थे, टेरिटरी को लेकर थे, लॉ को लेकर के थे, बहुत सारे रियासतें थी। इसमें क्या हुआ था कि अभी केस को छोड़ दीजिए कि जो सीपीएन बरार गवर्नमेंट थी, एक प्रोविंस था, ब्रिटिश प्रोविंस था, प्रांत था, उसने एक लॉ बनाया, क्योंकि सड़कें तब नई नई बन रही थी। अब याद करिए 1949 का एक पिक्चर आई थी दिलीप कुमार, नया दौर, जिसने देखा हो बैजंतीवाला की, तो कैसे रोड्स होती थी, बैलगाड़ी और कार का मुकाबला होता था, सड़कें नहीं थी। तो अब वो पीरियड था, धीरे धीरे के मोटरें आ रही थी, जो मैकेनिकल ड्रिवन इंजन्स आ रहे थे। जब नई गाड़ियां आ रही थी तो लोग ट्रेड कर रहे थे नए नए तरीके से कि हम भी अब मोटर चलाएंगे, मोटर का बिजनेस करेंगे। दैट वाज ए बिगनिंग, क्योंकि सड़क तब बन ही रही थी। तो बरार गवर्नमेंट ने क्या किया, सीपीएन बरार गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक लॉ बनाया, 1949 में एक एक्ट बनाया। उसमें कहा कि कोई भी सिटीजन, कोई भी इंडिविजुअल जो ट्रेड करना चाहता वो करे। अब ये तो लोग मोटर भी खरीद ले गए, व्यापार भी करने लगे। इसी बीच आ गया कॉन्स्टिट्यूशन। अब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही भाव करके सरकार ने क्या किया, सारा जो परमिट था स्क्रैप कर दिया, खत्म कर दिया। उसने एक्ट बनाया कि सरकार अब अपने जैसे रोडवेज है वैसे एमपी गवर्नमेंट ने कहा कि अब सरकार अपना बस खुद चलाएगी, क्योंकि पैसे अर्निंग होती थी। प्राइवेट बस वाले मनमाना लूट करते थे, वसूली करते थे। जो एक्ट बन गया
इसके बाद आ गया कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो 1949 आर्टिकल 19 आ गया, यही समझने की कोशिश करिएगा। आर्टिकल 19 जब आ गया तो 19(1)(g राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन, प्रत्येक सिटीजन्स को, हमने कहा ये लागू होता है सिटीजन्स पर, हर नागरिक को ट्रेड एंड प्रोफेशन चूज करने का राइट है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अब ये जो गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया, ये तो आर्टिकल 19(1)(g का वायलेशन है। अब देखिए, टेक ओवर करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, कॉन्स्टिट्यूशन आता 1950 में, एक साल के बाद मान लीजिए, तो लोगों ने चैलेंज किया कि ये आर्टिकल 19(1)(g का वायलेशन है और इस एक्ट को डिमिनिश किया जाए, स्क्रैप किया जाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। तो ये पहला केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, केस बताते हैं अभी आपको लेकर के, विश्व का केस था, बस स्टेट ऑफ एमपी का 1951 का केस था, पहला केस था। तो क्या हुआ कि नेशनलाइज कर दिया था गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट चाहती थी नेशनलाइज करना। अब अगर नेशनलाइज ना करती तो क्या होता, आर्टिकल 19(1)(g का वायलेशन हो जाता, क्योंकि राइट टू ट्रेड प्रोफेशन हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। ये जो एक्ट है उस राइट को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि नहीं, अब आप नहीं, हम बिजनेस करेंगे, स्टेट बिजनेस करेगा। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, 4th अमेंडमेंट 1951 में, 55 में 4th अमेंडमेंट कर दिया और 19(1)(g का जो रिस्ट्रिक्शंस लगे, आप देखेंगे आर्टिकल 19 में हर क्लास के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच रिस्ट्रिक्शन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली पर है, और अल्टीमेटली आर्टिकल 19 क्लास 6 में रिस्ट्रिक्शन है, वो है ट्रेड एंड प्रोफेशन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो आर्टिकल 19(1)(g में जब वायलेट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो गया, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। तो इस वायलेशन को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, 4th अमेंडमेंट कर दिया कि अब स्टेट किसी भी ट्रांसपोर्ट को, किसी भी बिजनेस अंडरटेकिंग को अब एक्वायर कर सकती है या लाइसेंस किसी को भी दे सकती है। तो जो इलीगलिटी थी, जो पैदा हो गई थी, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या थी कि आर्टिकल 19(1)(g में आपको फंडामेंटल राइट, इंडिविजुअल को है राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन, जिसे 1949 के एक्ट से छीन लिया, और उस इलीगलिटी को पार्लियामेंट ने 4th अमेंडमेंट में 55 में अमेंड करके खत्म कर दिया। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो जब जो लॉ था 1950 के पहले, अब फंडामेंटल राइट आ गया। जब फंडामेंटल राइट आ गया तो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट हो गया, वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन से अब वो बेकार हो गया। तो पार्लियामेंट को पावर है कि लॉ बना करके उसकी जो वाइडनेस है, उसकी जो डॉर्मेंसी है, उसे खत्म कर दे। उसने खत्म कर दिया, अब वो एक्ट लीगल हो गया, दैट बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 13 का पहला क्लास क्या कह रहा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पहले कोई ऐसा राइट था जो फंडामेंटल राइट आने के बाद बेकार हो गया बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट को पावर है कि उस वाइडनेस को, उस नलिटी को वो खत्म करके उसे रिवाइव कर सकती है बाय द अमेंडमेंट। तो आज भी स्थिति वही है कि अब जो एक्ट था फिर से रिवाइव हो गया है। अब सरकारी रोडवेज चल रहे हैं, हर स्टेट के पास बसें हैं, अब तो साथ साथ प्राइवेट भी चल रहे हैं। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिपुग्नेंसी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ डॉर्मेंसी, डॉक्ट्रिन ऑफ अनकॉन्शियसनेस। क्योंकि जो प्रोविजन था मरा नहीं है, वो अनकॉन्शियस हो गया है, वो डॉर्मेंट हो गया है, सो गया है, और पार्लियामेंट ने उसे एक अमेंडमेंट करके फिर से जगा दिया है। तो अब याद देखिए, इट इज नॉट वाइड एब इनिशियो। ये जब उस डॉर्मेंट फेज से पार्लियामेंट निकाल करके उसे लाती है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। वो एक्लिप्स तब तक था जब तक पार्लियामेंट उसे उस पुराने राइट को रिवाइव नहीं किया था, पुराने लॉ को रिवाइव नहीं किया था। जैसे लॉ बना करके उसे फिर से जिंदा कर दिया
वो एक्ट फिर से ऑपरेशन में आ गया विदाउट ए न्यू ड्राफ्ट। सिर्फ पार्लियामेंट अमेंड करके लिखना होता है जो एक्ट 1949 का था, जो बिरार का एक्ट था। नाउ इट इज डिक्लेयर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 19(1)(g और आर्टिकल 19 क्लास 6 पब्लिक इंटरेस्ट में। तो पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट आप देखें टेक ओवर कर सकती है, बहुत सारी जमीनें एक्वायर कर रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, जिनकी जमीन लीज पर वो कुछ नहीं मिल रहा है, बट स्टेट हैज राइट। तो अब जो इन्फॉर्मिटी थी, जो वाइडनेस थी, वो खत्म हो गई। जो एक्ट पुराना इक्लिप्स हो गया था वो अब रिवाइव हो गया है, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इस पर रेयर केसेस आते हैं क्योंकि अब ये तो बहुत दिन हो गया है। इस पर एक केस है, इसका नाम है, देखता हूं अभी, भीकाजी नारायण ढाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955 का। तो जो मैंने बताया उसके फैक्ट यही थे। अब कंक्लूजन हमारा ये है कि कोई भी एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले था, एग्जिस्ट कर रहा था, मगर कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद वो फंडामेंटल राइट से कन्फ्लिक्ट हो गया, तो पार्लियामेंट को पावर है उसे अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में उस कन्फ्लिक्ट को खत्म करके उस एक्ट को रिवाइव कर सकती है। ये जो ये फैक्ट था मैंने आपको बताया, ये एक पहला प्रिंसिपल होता है। लेकिन एक चीज और दिमाग में रखिएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले कोई लॉ था, बाद वाइड हो गया, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी, तो पहले ही उस पर एक्शन हो गया था। एक्शन क्या हो गया था? कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी, तो मैटर पेंडिंग हो गया, सब जुडिस हो गया। तो जब सब जुडिस मैटर हो गया तो पार्लियामेंट उसे नहीं छुएगी। और इसका जो केस का नाम है केशवन माधवन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 1957 का, इसमें ये ले डाउन किया गया। इसमें क्या हुआ था कि जो पिटिशनर था उसको अरेस्ट किया गया। एक एक्ट था प्रेस प्रोविजन एक्ट 1931 का, अंग्रेजी जमाना था, लोगों को बोलने से रोक थी, पंपलेट बांट रहा था उसको रोक दिया गया और प्रोसीडिंग शुरू हो गई। जब प्रोसीडिंग्स कोर्ट में थी, सेशन कोर्ट में थी, तभी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है तो एक्ट बेकार हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में, मेनन वाले केस में कहा कि नहीं, अगर प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है तब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाई नहीं करेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाई तभी करेगा जब प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं हुई किसी कोर्ट में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये कह रही है उस पर ग्रहण लग गया था, ढक गया था तब तक के लिए जब तक पार्लियामेंट ने उसे फिर से रिवाइव नहीं कर दिया। अगर आपको इसमें कोई अभी समझ नहीं आता, पूछ सकते हैं, कोई अगर डाउट हो। आपने आर्टिकल 13 आपके सामने बेयर एक्ट में आ रहा है, अब आप पढ़िएगा। इसमें जो है, इसमें बेयर एक्ट में टू द एक्सटेंट ऑफ सम वाइडनेस, मतलब उस सीमा तक वाइड होगा जिस सीमा तक वो फंडामेंटल राइट से कन्फ्लिक्ट था। जब सीमा का लेख आ गया, इसका मतलब अगर कोई प्रोविजन, मान ली 3 प्रोविजन है, जो प्रोविजन कन्फ्लिक्ट में है वो तो वाइड हो गया, लेकिन जो प्रोविजन कन्फ्लिक्ट नहीं है वो वाइड नहीं होगा। यहीं पे आती है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेग्रेगेशन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एग्जांपल्स आर्टिकल 13 क्लास 1 में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक डॉर्मेंट हो चुका है, अब इस पर कोई केस नहीं आता है। इसलिए मैक्सिमम केसेस जो आपको मिलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के, आच्छादन सिद्धांत मिलेगा, वो मिलेगी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में। इसलिए आर्टिकल 13 क्लास 2 में, तो आर्टिकल 13 क्लास 1 में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, केवल डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेंसी हो सकती थी लेकिन है नहीं, अब होने की संभावना नहीं है क्योंकि बहुत दिन हो गया, 1950, आज 2021 आधा चल रहा है, अब तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेंस उसमें नहीं हो सकता। तो जो एग्जाम्पल हम लेंगे, अब आर्टिकल 13 क्लास 2 में आई है, जिसमें आपने देख लिया जो मैंने बताया, लिखा हुआ बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। आर्टिकल 32 में आइए, आर्टिकल 32 में यही लिखा गया है, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this part।
मतलब दिस पार्ट मीन्स पार्ट 3। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कोई राइट आपको दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है, तो पार्लियामेंट उसे लॉ बना करके, स्टेट का मतलब क्या होता है हमने बताया आपके आर्टिकल 12 में, स्टेट मीन्स पार्लियामेंट, स्टेट मीन्स विधानसभा, स्टेट मीन्स गवर्नर, स्टेट मीन्स प्रेसिडेंट, स्टेट मीन्स डीएम, स्टेट मीन्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट मीन्स ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, सभी कुछ जो सरकार से जुड़ी हुई है वो स्टेट है। इनमें से कोई भी बॉडी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो आपके फंडामेंटल राइट को हर्ट करता हो। और ज्यादातर आप देखेंगे जो प्रॉब्लम आती केसेस की, अभी आपको आर्टिकल 14 में आएगा, टैक्सेशन की आती है। टैक्सेशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, जबरदस्ती टैक्स लगा देते हैं, जबरदस्ती बिल भेज दिया है, ये आपको जो प्रोड्यूस करने का राइट है। तो आर्टिकल 32 ये कह रहा है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो लॉ बनेगा, तो आर्टिकल 13 क्लास 1 ये कह रहा है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पहले कोई लॉ था, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बेकार हो गया है, तो पार्लियामेंट उसे वैलिडेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। एग्जाम्पल मैंने आपको इसका दिया है, स्टेट कैरेज वाला एग्जाम्पल, मोटर वाला एग्जाम्पल दिया आपको। अब यहीं पर जब हमने कहा, इसमें वही बात आती है, टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जिस एक्सटेंट तक वो वायलेट करेगी उसी एक्सटेंट तक वो वायड होगा, अदरवाइज जो प्रोविजंस होंगे वो वायड नहीं होंगे, वैलिड होंगे। अब यहां पर दो तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं जब लॉ बनाते हैं, लॉ की वैलिडिटी को लेकर के। जैसे मान लीजिए आप एक्सीडेंट हो गया आपका, तो डॉक्टर ने कहा कि ये हाथ काटना पड़ेगा, तो हाथ काट दिया। लेकिन डॉक्टर ने कहा मत काटिए हाथ, तो डॉक्टर ने कहा हाथ नहीं काटोगे तो जहर फैलाए मर जाओगे। इसका मतलब बॉडी के एक पार्ट को आपने अपने शरीर से अलग कर दिया, फिर भी आप जिंदा हैं, मतलब भर के जिंदा है। इसे कहते हैं डॉक्टर सर्विलिटी। आपने फ्रिज में कोई सब्जी रखी, 5 सब्जी सड़ गई, 5 टमाटर सड़ गया। अब आपके ऑप्शन पर है कि सारा टमाटर निकाल लें और बाकी टमाटर छोड़ दें। लेकिन सारा टमाटर तभी निकालेंगे और अदरवाइज जो इंटैक्ट वेजिटेबल है तभी छोड़ेंगे जब वो खराब ना हो। अगर इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि पूरी सब्जी खराब होने के चांस हो, तो कहते हैं पूरी सब्जी फेंक दो। तो जब पूरी सब्जी नहीं फेंकनी है, उस सब्जी को अलग करिए, जो खा सकते हैं उस सब्जी को फेंक दीजिए, जो नहीं खा सकते हैं। यही होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आर्टिकल 13 क्लास 2 में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है आर्टिकल 13(2) कि किसी लॉ का वो पार्ट जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो उसको निकाल दो, जो नहीं वायलेट कर रहा उसको रहने दो। अगर रह सकता है तो, नहीं रह सकता है तो खत्म हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम आपको यहां पर लेके बाद चलेंगे, समझ में आ जाएंगे। इसमें पहला केस आया था A.K. गोपालन का, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। ये 1951 का केस था, पहला केस था कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें था प्रिवेंटिव डिटेंशन। 1951 में पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन था, और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आर्टिकल 22 क्लास 7, जिसमें लिखा गया है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कितने दिन तक के लिए किसी को डिटेन किया जा सकता है आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द जो एडवाइजरी बोर्ड होता है। आप जानते हैं कि जब आप किसी को डिटेन करते हैं तो 3 महीने के भीतर आपको उस एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखना पड़ता है प्रेजेंट, और अगर 3 महीने के बाहर आगे उसे डिटेन करना चाहते हैं तो डिटेन तभी कर सकते हैं जब एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन हो। ये आप आर्टिकल 22 जब पढ़ेंगे, जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे आपको। आर्टिकल 22(7) में लिखा गया है कि डिटेंशन कितना होगा ये डिसाइड करेगी पार्लियामेंट, लेकिन डिसाइड करना होगा। ऐसा नहीं कर सकती पार्लियामेंट कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल कर दे। इसमें यही हुआ था। इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में जो 1950 में ड्राफ्ट किया गया था, इसमें गोपालन को गिरफ्तार कर लिया, नक्सलाइट था वो, तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसमें एक्ट के सेक्शन 12 में लिखा हुआ है
कि आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड, पार्लियामेंट मतलब 3 महीने के बाद पार्लियामेंट किसी को 1 साल तक डिटेन कर सकती है। चलो ठीक है, कर सकती है। आर्टिकल 22 क्लास 7 लिखा गया है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कितने दिन तक डिटेन करना है। लेकिन क्या हुआ था, आर्टिकल 14 सेक्शन 14 था इसी एक्ट में। सेक्शन 14 में कहा गया था कि 12 महीने के बाद भी अगर स्टेट के ओपिनियन में, सरकार के ओपिनियन में अगर डिटेनी को आगे भी डिटेन करना जरूरी हो तो बिना किसी टाइम के प्रिस्क्राइब किए हुए लिमिट के उसे डिटेन रखा जा सकता है। जरा सोचिए, आर्टिकल 12 तो ठीक है 1 साल तक, आर्टिकल 14 अब ये डिस्क्रिमिनेटरी हो गया, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी प्रोविजन उस एक्ट को जो चैलेंज किया गया था, उसने कहा पूरा प्रोविजन हटाओ, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट को खा रहा है, छीन रहा है, राइट टू लिबर्टी ले रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये आप बाकी सरकार, आप जानते हैं गोपाल के केस में जो केस आया था 21 पे था, वो 20 पे था, 22 पे था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडी थी, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल सिटिंग थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एक्ट को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बिकॉज एक्ट इज टू बी मेड बाय द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है, लॉ वही बना सकती है, हम पूरे एक्ट को क्यों स्टेप करें। उसने कहा हाँ, आर्टिकल 14 को निकाल दीजिए, ऐसे सेक्शन 14 को निकाल दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 14 को निकाल के बाहर कर दिया, बाकी एक्ट, बाकी सेक्शंस, प्रोविजंस बने रहे। अब देखिए, सीवियर कर दिया, काट दिया, सेक्शन 14 काट के अलग कर दिया, बाकी प्रोविजंस बने रहे। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब दूसरा केस लीजिए, बहुत सारे केसेस हैं। केशवानंद भारती का केस लीजिए, 1973 का। केशवानंद भारती में क्या किया गया था, 2 अमेंडमेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, 24th और 25th अमेंडमेंट। 24th में आर्टिकल 13(1) क्लास 4 जोड़ा गया था, और अमेंडमेंट में 368 में 5 जोड़ा गया था। तो वो कोई इशू नहीं था। जो दूसरा आर्टिकल 25th में क्या किया था उन्होंने, 25th अमेंडमेंट ने क्या किया था, 25th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया। पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर कहा कि स्टेट मतलब सरकार किसी भी प्रॉपर्टी को किसी स्टेट को ले सकते, एक्वायर कर सकती है, अगर जरूरत पड़े उसे। कब जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 39(b) और C को मांगा बहुत था, लेकिन कोर्ट ने दिया यही। उन्होंने कहा पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल कर दीजिए हमारे पास। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वायलेट करने वाला कोई लॉ बनाते तो हमें पावर होनी चाहिए, तो हम सरकार है, रोटी कपड़ा मकान हमारी ड्यूटी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक सोशल सिक्योरिटी, सोशल इक्वालिटी, सोशल वेलफेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जरूरी हो। इसका प्रोविजन दिया गया 1939(b) और 39(c) में। जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा जरूर इसको लेकर के। इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जो वेल्थ है कुछ हाथों में कंसंट्रेट न होकर के पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टेट हैं, जस्टिस सोशल एंड इकोनॉमिक डिलीवर करना आपका राइट भी है और ड्यूटी भी है। ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 जो अमेंडमेंट का पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट ये था, स्टेट कैन एक्वायर एनी स्टेट एनी प्रॉपर्टी फॉर implementation of Article 39(b) and 39(c) of the Constitution, मतलब वेलफेयर के लिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 2 प्रोविजन, आर्टिकल 39(b) और C को लागू करने के लिए उन्होंने कहा हम कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंड कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि स्टेट लॉ बना सके। एक तो ये प्रोविजन था। इसी में एक जोड़ दिया उन्होंने, और हम लॉ बना रहे हैं, सही गलत बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, इसकी जुडिशियल रिव्यू करने की पावर कोर्ट की नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा महोदय, पहला प्रोविजन तो आपका ठीक है, लेकिन दूसरा प्रोविजन की जुडिशियल रिव्यू करने की पावर नहीं होगी, ये गलत है,
क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की पावर कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। बाद में आपने देखा होगा कि इसी केस में, आगे केस में मिनर्वा मिल के केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू को आप छीन नहीं सकते। तो आप देखिए इस एक्ट के, इस अमेंडमेंट के 31C के दो पार्ट थे। पहला पार्ट क्या था कि 39B और C को अगर आर्टिकल 14 और 90 से कंफ्लिक्ट भी करती है हमारी लॉ, तभी इस आधार पर कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा कि वो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 और 90 से कंट्रावीन करती है। और कंट्रावीन करती ही नहीं करती या नहीं करती, इसको डिसाइड हम करेंगे, मतलब स्टेट करेगी, कोर्ट नहीं करेगा। लेकिन कोर्ट ने दूसरे प्रोविजन को नलिफाई कर दिया, स्क्रैप कर दिया, बोला आप अमेंड तो कर सकते हैं लेकिन अमेंडमेंट सही है या गलत है इसको डिसाइड अल्टीमेटली कोर्ट ही करेगा, क्योंकि कोर्ट की जुडिशियल पावर है, कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। सही गलत देखना, क्योंकि रीजनेबिलिटी है या नहीं है, इट शैल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो अब आप देखिए 31C का एक पार्ट वैलिड है, दूसरा पार्ट इनवैलिड है। फिर आइए मिनर्वा मिल के केस में ही आइए। 1975 का केस है, आप जानते हैं इमरजेंसी के टाइम में 96 में डिसाइड हुआ था, जस्ट इमरजेंसी के बाद। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी बहुत कुछ कर डाला, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल डाला। आप देखिए कि 55 सेक्शन थे अमेंडमेंट में, तो सब तो ठीक थे। उन्होंने कहा ठीक है, पार्लियामेंट की पावर होगी, प्रिविलेज की ऐसे बनेगा, जुडिशरी की पावर होगी, लेकिन दो पावर ऐसे थे। बाद में तो 44th अमेंडमेंट में पूरा पूरा स्क्रैप कर दिया गया 42nd अमेंडमेंट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जब केस आया, दो प्रोविजन आए सेक्शन 55 में के सब सेक्शन 4 सब सेक्शन 5। ये दो प्रोविजन क्या थे? ये दो प्रोविजन वही थे। सेक्शन 4 में कहा गया कि स्टेट कैन मेक द लॉ फॉर होल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्योंकि हमें न्याय देना, सोशल जस्टिस देनी है, और अगर ऐसा लॉ बनाएंगे तो कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने की पावर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों बिल्कुल धाराशाही कर देंगे आपको, आप वही जाइए जहां हमने केशवानंद भारती केस में कहा था। केशवानंद भारती केस की लिमिटेशन थी 39B 39C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अब तो जो ये 55 सेक्शन में से ये दो प्रोविजन को कोर्ट ने नलिफाई कर दिया, स्क्रैप कर दिया, बाकी प्रोविजन जितने थे वो इंटैक्ट रहे। तो सेक्शन 55 के क्लास 4 और 5 निकल जाने से पहाड़ तो नहीं टूट गया, पूरा अमेंडमेंट तो नहीं खत्म हो गया। अब इसको कहते हैं सेवरेबिलिटी, सिवियर कर दिया। इन दोनों प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल कर अलग कर दिया, बाकी प्रोविजन को इंटैक्ट रखा। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, एंटी डिफेक्शन एक्ट का 1986 में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि होता होलोहन वर्सेस जाचिलू का केस है। 1992 का गुवाहाटी हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया इसको। इसमें क्या था आप देखिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि होता होलोहन वर्सेस जाचिलू, ZACHILU जाचिलू, 1992 का केस है। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट किया गया था और 10th शेड्यूल जोड़ा गया था ना 1985 में, और 10th शेड्यूल जोड़ करके एंटी डिफेक्शन प्रोविजन बनाए गए थे शेड्यूल में कि पार्लियामेंट का जो मेंबर डिफेक्ट करेगा, जो वॉलंटरली रिजाइन करेगा, यह हमारे विप के खिलाफ, पार्टी के विप के खिलाफ वोट देगा या नई पार्टी बना लेगा बिना हमसे पूछे हुए, पार्टी छोड़ के चला जाएगा, तो वो पार्टी से बाहर तो होगा ही, और पार्टी के बॉस के, पार्टी के चीफ के रिकमेंडेशन पर स्पीकर उसे बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो एंटी डिफेक्शन एक्ट बना इसी को लेकर के। जब आप देखेंगे एंटी डिफेक्शन एक्ट 1996 को, वही सारे प्रोविजंस हैं जो 10th शेड्यूल में दिए गए हैं। प्रोविजन है
उसमें 7 क्लासेस थे, 7 पैरा थे, जिसमें लास्ट 2 पैरा थे। पैरा 6 में यह था, स्पीकर जो डिसाइड करेगा, स्पीकर जो रूलिंग देगा कि अब आप पार्लियामेंट के या विधानसभा के मेंबर नहीं रहे, तो मानना पड़ेगा आपको। और आर्टिकल 102 में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़िएगा तो जोड़ा गया बाद में चल करके, इसको वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन हो गया ये। तो ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ का जो 6 पैरा था वो स्पीकर को एम्पावर करता था कि स्पीकर किसी को भी उस पार्लियामेंट या स्टेट विधानसभा के हाउस से मेंबरशिप को खत्म कर सकता है, जो कंडीशन दी गई है। अगर एंटी डिफेक्शन की कंडीशन जो 5 पैरा में दिए गए हैं वो पूरी होती है तो, और अगर पार्टी की रिकमेंडेशन है तो। अब पैरा 7 क्या कह रहा है? पैरा 7 ये कह रहा है कि स्पीकर के डिसीजन के खिलाफ से कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7वां पैरा गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बेसिक सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखिए कि अब आप पैरा 7 पैरा थे, 7 पैरा में से लास्ट पैरा निकाल दिया गया है बाय द कोर्ट जाचुली वाले केस में, फिर भी एंटी डिफेक्शन एक्ट तो भी प्रिवेल कर ही रहा है। तो इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। मैं समझता हूं आपके लिए सेशन इतने काफी है, और भी केसेस हैं, जैसे रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है, इलस्ट्रेशन में देख लीजिए, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 1951 का केस ये भी है, जिसमें कहा गया था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज पार्ट ऑफ द आर्टिकल 19(1). ये पहली बार कहा गया कि प्रेस को भी आर्टिकल 19(1) की आजादी मिलनी चाहिए। और इसी तरह एक केस था एफएन बलसारा वर्सेस बॉम्बे, बलसारा वर्सेस बॉम्बे। ये भी ना देखिए, ये इनिशियल केसेस हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। 51 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजन को अलग कर दिया, बाकी प्रोविजन को इंटैक्ट रखा। आरएमडीसी का केस था, बॉम्बे का केस था, वर्सेस बॉम्बे केस था। 55 का ये भी केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन ले डाउन कर दी। देखिए, सभी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी प्रोविजन को अलग कर देने से प्रोविजन की सेहत नहीं बिगड़ती, प्रोविजन का ऑब्जेक्ट पर, जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो सेपरेट करिए उस प्रोविजन को जो उसे घुन की तरह खा रहा है, अलग कर दीजिए। और अगर लगता है, अगर वो पूरा एक्ट ऑब्जेक्ट इतना मिला हुआ है जिस प्रोविजन को निकाल रहे हैं, तो पूरे प्रोविजन को डिक्लेयर करिए वाइड। जहां तक संभव हो काटिए पीटिए नहीं कुछ, जो पार्ट सड़ गया हो, गला खराब हो, उसको निकाल दीजिए और बाकी पार्ट को इंटैक्ट रखिए। नहीं तो अगर नहीं समझ पाता तो पूरे पार्ट को निकाल सकते हैं। ये आर्टिकल 13 पे 2 डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की है। पार्ट आर्टिकल 31 में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। देखिए, ये डॉक्ट्रिन जुडिशली प्रोनाउंस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसका मेंशन नहीं है। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी जुडिशली प्रोनाउंस्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने इतने केस बताया मैंने आपको कि ये सिविल कर दिया, अलग कर दिया, विदाउट absorbing any impact on other provisions of the constitution or on the whole act। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अगर इस पहले बेसिक चीजें अगर आप क्लियर हो तब तो आप आगे बढ़ेंगे आगे कल, नहीं तो आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैंने देखा बहुत लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, अगर समझ में नहीं आता तो लेक्चर बंद कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्लास में आना और निकल जाना ये खराब लगता है टीचर के लिए। जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनसे बोलिए कि मैं वॉलंटियर कर रहा हूं, अन्य सभी लोगों को आने की जरूरत नहीं है। 10 लोग आइए, 10 लोग आए, मन से आए, सुनने के लिए आए। इससे ध्यान रहे कि वही लोग आए इस लेक्चर में जिनका कोई इंटरेस्ट है। दूसरी, अभी शुरू करूंगा मैं, जैसे आपका क्वेश्चन होगा, आपको हल्की सी प्रॉब्लम हो, आप लेक्चर के बाद पूछ सकते हैं। आप पूछिए। हाँ जी, नहीं देखिए, जुडिशरी स्टेट अभी इसको डिस्कस करेंगे। जुडिशरी स्टेट नहीं आएगी, क्योंकि
देखिए स्टेट में केवल एग्जीक्यूटिव आएगी, लेजिस्लेचर आएगा, जुडिशरी नॉट, इसमें कोई केस ला की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। तो जैसे मैं बता दूं, रुक लाइए समझ लीजिए, आर्टिकल 21 में मेनका गांधी केस में आर्गू किया गया था, स्टेट कैन नॉट abridge or take away the liberty of the any person। और इसके बाद आप देखेंगे बच्चन सिंह के केस में, अगर आपने आईपीसी पढ़ा हो थोड़ा सा, या सीआरपीसी पढ़ा हो, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, 1980 में आया था। उसमें सीआरपीसी के फांसी को लेकर के, डेथ सेंटेंस को लेकर के सवाल उठाया गया था कि आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है, इवन जुडिशरी हैज नो राइट टू अवार्ड द डेथ सेंटेंस, क्योंकि जुडिशरी, स्टेट इज पार्ट ऑफ द जुडिशरी। तो बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट, वी आर जुडिशरी एंड जुडिशरी इज ऑलवेज सेपरेट। और अगर हम स्टेट को बना लेंगे तो आपको रिलीफ कौन देगा, आपको जस्टिस कौन देगा, इसलिए हम स्टेट के पार्ट नहीं है। और कोई प्रॉब्लम? क्या? हाँ हाँ, मान सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल ये है कि आर्टिकल 12 में स्टेट है कि नहीं है। देखिए जब आप रिट देखेंगे, मंडेमस की रिट ना ससुरा, तो यहाँ मंडेमस अप्लाई करेगा। अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है, स्टेट है, सुप्रीम कोर्ट का जज किसी को ट्रांसफर कर देता है गलत तरीके से, किसी की सैलरी रोक देता है, गलत अपॉइंटमेंट कर देता है, तो उसके अगेंस्ट में मंडेमस कैन बी इशू। हो चुका है जस्टिस सुशील हरकौली के खिलाफ, इलाहाबाद हाई कोर्ट जज रिटायर हो गए, सॉरी ये जस्टिस सतीश चंदा थे, मेरे नाम नाशी थे, वो भी प्रोफेसर थे, उनको अपॉइंट कर दिया। तो सुशील हरकौली के कोर्ट में गया, उन्होंने मंडेमस इशू कर दिया, क्वैश हो गया वो, बट मंडेमस कैन बी इशूड। ध्यान रखिएगा, कोर्ट स्टेट नहीं है केवल तब जब वो जुडिशियल फंक्शन करती है, जब जजमेंट देती है, जब एडजुडिकेट करती है। लेकिन अगर कोर्ट या जज किसी ऐसी पावर एक्सरसाइज कर रहा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो एक्सिक्यूटिव पावर है, जो जजमेंट का पार्ट नहीं है, तो वहां पर कोर्ट इज ए स्टेट। ठीक, और कोई क्वेश्चन? हाँ, नो इट इज नॉट स्टेट, देयर शुड बी सम लिंक विद। हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलो। Just it is very question. Yes, I am telling you, the law is the jurisprudence is still in a state of development, because I told you that the society is changing. Purpose of this state is welfare of the persons, roti kapda makan and education. Now education has been incorporated Article 21A फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पहले से ही था। तो ऐसे केसेस में आपने देखा कि जो एक्ट था 2009 में, जो एक्ट बना है राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 में, उसमें पार्लियामेंट ने लॉ बना के कह दिया जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं उनको भी एडमिशन लेना होगा। तो अगर कोई मैंडेट है, कोई पार्लियामेंट लॉ बनाती है, तो इट शैल इक्वली अप्लाई टू दी प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक स्कूल्स। तो यहां पर इस कंटेस्ट में जो इस पार्टिकुलर पर्पस के लिए 2009 के एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। ये नया डेवलपमेंट है 2009 में। अब कहां तक डेवलप जूरिस्प्रूडेंस और सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखिए उस जजमेंट आया था जापान एजुकेशन सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपील कर दिया। उसने कहा कि ये ऑब्लिगेशन प्राइवेट बॉडीज का भी है। आप देखिए इसके पहले का केस था, इस एक्ट के पहले 2008 में केस आया था, अगर आपको याद हो, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 का। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था सभी बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग ओबीसी, एससी। और उसी जजमेंट से उसने कहा इवन प्राइवेट स्कूल के जो मतलब किसी तबके का लड़का हो और
एक्ट में तो जो जजमेंट था 2008 का, उसमें तो यह भी कहा गया था कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, दे शुड बी पनिश्ड। अब देखिए आर्टिकल 51A के जोड़ा गया बाद में चल करके, इसलिए करके भेजना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट की हिम्मत नहीं पड़ी पेरेंट को पनिश करने की, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है, अगर बच्चे को स्कूल भेज देंगे तो खाएंगे क्या, मजदूरी कौन करेगा। मगर ये जरूर है कि प्राइवेट बॉडीज के खिलाफ भी मंडेमस इस पार्टिकुलर पर्पज से 2009 के पर्पज से इशू हो सकता है, और इसमें स्टेट को पार्टी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जो आप, हाँ बोलिए। ये इसको डिस्कस करेंगे कल, मैं थक गया हूँ थोड़ा सा। ये एक केस आया था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत, 1976 का केस है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कल, इसको बता देंगे आपको लेकर के। अब जूरिस्प्रूडेंस चेंज हो गया। अभी देखिए जबलपुर केस में क्या कहा गया था। जबलपुर केस में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस थे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है और फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड है तो आर्टिकल 32 उसे इन्फोर्स नहीं कर सकती। ये बहुत खराब जजमेंट था। इट इज वन ऑफ द वर्स्ट जजमेंट। बाद में 2017 के केस में, अगर आपने पढ़ा हो जजमेंट को, कि जो सुप्रीम कोर्ट जज ने किया था, जो केस था, उसका नाम था पुट्टू स्वामी वाले केस में। पुट्टू स्वामी वाले केस में उन्हीं के लड़के वाई चंद्रचूड़ ने रिपेंडेंस शो किया, रेग्रेट शो किया कि हमारे फादर ने क्या कर दिया था। तो उसका मतलब ये हुआ, अब किसी भी कंडीशन में 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, सब सस्पेंड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी एक फिलॉसफी है। इसी जबलपुर वाले केस में एच.आर. खन्ना ने कहा था, बाद में रिजाइन करना पड़ा, इंदिरा गांधी नाराज हो गई थी, उनका एलिवेशन रोक दिया था। उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन से ही बड़ा है रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन रोकता तो क्या हुआ, वी आर लिविंग इन द रूल ऑफ लॉ गवर्नेंस में। अभी आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एक पेंडोरास बॉक्स है, भानुमति का पिटारा, जितना पढ़ेंगे उतना एंजॉय करेंगे आप लेकर के। तो अब किसी भी हालत में फंडामेंटल राइट पर, फंडामेंटल राइट, देखिए फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट पर हमने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट वही इन्फोर्स करेगा जो फंडामेंटल राइट हो। अब इसके जजमेंट में क्या हुआ, पुट्टू स्वामी वाले केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट उसको इन्फोर्स करेगा जो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट नहीं भी है। ये बहुत बड़ा चेंज है इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में। 2017 का जजमेंट 2017 का होगा मेरे समझ से, नहीं है जहां तो मुझे याद पड़ता है, उसमें चेंज किया गया। हाँ, तो ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे जो जुडिशरी है वो भी रोल प्ले करती। देखिए वो भी एक एक्टर है जो अनइनविजिबल है, आपको दिखाई नहीं पड़ते। अगर आप आर्टिकल 141 और आर्टिकल 142 को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमारी जुडिशरी कितनी स्ट्रांग है। डिस्कस करेंगे, कभी चर्चा होगा। तो इस पर अगर कोई डाउट हो तो कल पूछ लीजिएगा, या अब आगे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसमें इतने केसेस बहुत हैं, 2-4 केसेस और होंगे, जाने की जरूरत नहीं है। और देखिए बहुत सारी ऐसी डॉक्ट्रिन्स होती हैं जो कोड डेवलप करती है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है, या डॉक्ट्रिन ऑफ क्रीमी लेयर है। ये सब हम डिस्कस करेंगे जब टाइम मिले, कल या कहीं भी उसी फंडामेंटल राइट के साथ साथ। जो जैसे कोई चीज हवा में छोड़ दो, उछाल दो, अरे वो तो चोर है, तो आज तो लगा झूठ बोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों का बैठ गई, अल्टीमेटली वो चोर हो जाता हो। ऐसे उछाला जाता है। कोर्ट किसी फिलॉसफी को किसी केस में सेट करती है। जैसे जस्टिस मधुरकर ने बेसिक स्ट्रक्चर को सज्जन सिंह केस में कहा कि कोई ऐसी चीज तो है ही है जो बेसिक है। बाद में केशव भारती ने उसे ले लिया, बारो कर लिया, वो बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे किसी दिन, अच्छा लगेगा आपको। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभिषेक जी से मैं कहूंगा कि जो लोग नहीं पढ़ना चाहते प्लीज उनसे कहिए वो ना आए। ये छोड़ेंगे तो बड़ा खराब लगेगा मुझको, मुझे लगता है कि मैं उनको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, तो बेटर है वो ना पढ़े, ना आए। पर्सनली हम उनको हेल्प कर देंगे, लेकिन ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है,
हाँ, बोलो बोलो। No, it can't be suspended under any circumstances except those which are mentioned in Article 258 and 259 of the Constitution. इमरजेंसी लगी हो तो 258 में क्या है कि आर्टिकल 9 ऑटो सस्पेंडेड है, बाकी राइट्स को प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, 20 है, 21 है, 23 है, कर सकता है। इसके अलावा ऐसी कोई सर्कमस्टांस नहीं है जहां फंडामेंटल राइट को न तो सस्पेंड कर सकते हैं, न तो आप उसे अबेंडन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे अधिकार अबेंडन कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट, जैसे मान लीजिए आपका राइट है मकान में हिस्सा चाहिए, आप कहीं को नहीं चाहिए, लेकिन फंडामेंटल राइट को आप अबेंडन भी नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, भी बहुत सारे केस आ चुके हैं। राइट नहीं, देखिए उसमें क्या था, जो आप बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट नहीं, राइट टू मूवमेंट आर्टिकल 19 में जाइएगा। जब आर्टिकल 19 जाइएगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। तो अब आप हर आज पढ़िएगा उसको बेयर एक्ट लेकर के, हर क्लास के आगे कुल 6 क्लासेज हैं लास्ट में, आर्टिकल 2 से लेकर के आर्टिकल 19 2 से लेकर 6 तक, सब में लिख दिया गया है कि कोई भी फंडामेंटल राइट, कोई फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, लेकिन सस्पेंड नहीं हो सकता, वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। ध्यान रखिएगा, जो सस्पेंड नहीं किया रिस्ट्रिक्शन लगाया उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस। सस्पेंशन में और रिस्ट्रिक्शन में अंतर है। रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ओके, हाँ बोलिए। हाँ देखिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आपकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, जैसे आप खड़े होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री, बेसिक डॉक्यूमेंट में कह रहा हूं आपको, इससे बड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। जितने लॉ जो बनता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो तब लीगल राइट होते। अब जो लीगल राइट्स आपको दिए जा रहे हैं, जो लॉ बन रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंफर्म करना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकते। तो आपका जो क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो राइट्स हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, लीगल राइट्स वो राइट्स हैं जो, अब देखिए जैसे मान लीजिए राइट टू प्रॉपर्टी है, ऐसे समझिए, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था, अब तो 300A में चला गया है, ये राइट कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। अब कैसे पाएंगे आप, जैसे आम का पेड़ है, बहुत बड़ा ऊंचा है, आप आम तोड़ना चाहते हैं तो ढेला मारे, अद्धा मारे, या उसे सीढ़ी लगा के तोड़े, यही तो तरीका हो सकता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट दिए गए हैं, एक छत है, उस तक पहुंचने के लिए लॉ एक सीढ़ी है, समझ लीजिए इस चीज को लेकर के। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को, राइट्स को तभी अटेन कर सकते हैं जब कोई लॉ हो, बिना लॉ के कोई राइट नहीं है। तो एवरी राइट, इवन ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कैन बी मैच्योर्ड ओनली व्हेन इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लीगल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको गेन करने के लिए सरकार में कोई लॉ बनाना चाहता। एक सवाल तो, एक तो ऐसा समझ लीजिए इसको। दूसरा, ऐसे भी बहुत सारे लॉज थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले थे, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी कोई आज की थोड़ी है, या लेबर लॉ कोई आज का थोड़ी है। तो ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले थे, कॉन्स्टिट्यूशन ने सपोर्ट कर दिया, उन्हें लीगल राइट कहा जाता है। यू कैन ट्रीट देम एज ए लीगल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो राइट है, दो तरह राइट हो गए। ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया वही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बाकी राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकॉर्पोरेट कर दिया, सपोर्ट कर दिया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो आ गए, लेकिन बेसिकली दे आर लीगल राइट्स। अपने अगर कोई डाउट हो फिर पूछ लो भी, ठीक है, ठीक है, हाँ। No, no, you can't go because it is not a state. I told you there are certain specifications, certain parameters for assumption of a body to be a state.
स्टेट अगर एड नहीं करती, स्टेट अगर एक्सप्रेशन नहीं करती, अपॉइंट नहीं करती, तो स्टेट नहीं होता। हाँ, उसके लिए अब क्या होता है, आपने कहा सरकार बहुत विजिलेंट हो गई है। अब वो क्या बोलते हैं उसको, जो गवर्निंग बॉडीज बनाती है, भूल जाता हूँ मैं, क्या बताऊँ, नाम याद आ रहा है अब वो, एक मिनट, नहीं निखिल नहीं, वो एक गवर्निंग बॉडी बना रही है हर चीज के लिए। जैसे मान लिया आपको सर्विस मैटर है तो एक ट्राइब्यूनल बना दे रही है, एक बॉडी बना दे रही है, आप उसमें जाइए। अब नाम अभी दिमाग नहीं, हम बता दें, कल बता देंगे। अरे बहुत बहुत कॉमन चीज है। नहीं यार, वो नाम है, अरे बहुत सिंपल है, चलिए छोड़िए उसको, बता दें कल हम आपको। नहीं, वो तो अलग बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं हम। गवर्न करने के लिए, जैसे अब तो ये लाइसेंस देती है ना सरकार, तो प्राइवेट स्कूल को लाइसेंस मिला हुआ है, जो लाइसेंस के, एक मिनट इसे क्लियर कर दे रहे हैं। इसी जो लाइसेंस देती है, जो गवर्न करती है, आपका रजिस्ट्रेशन करती है, उसी में रेमेडी प्रोवाइड कर देती है कि अगर किसी के खिलाफ कोई वायलेशन होगा तो आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे या कोई जुडिशल ट्राइब्यूनल होगा वहां जाएंगे। वहां तो जा सकते हैं, लेकिन उस पर आप रिट नहीं कर सकते, क्योंकि रिट एक्सक्लूसिवली डायमेंशन है वो स्टेट का है। जब तक कोई बॉडी स्टेट ना हो तब तक उस पर रिट नहीं हो सकती। तो प्राइवेट बॉडी के खिलाफ कोई स्टेट नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हाँ, नहीं दे रही ना, सुन लीजिए। तो मैंने कहा ना, उस कंटेक्स्ट में अगर खुद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, लॉ प्रोवाइड कर रहा है कि रिजर्वेशन देना होगा, तो उसके लिए फिर आप जैसे मंडेमस जारी करने लिए कहा गया, तो मंडेमस के लिए आप कहां जाएंगे, आर्टिकल 226 में जाएंगे। और आर्टिकल 226 में जरूरी नहीं है कि कोई बॉडी स्टेट हो, कोई अथॉरिटी जो जिसको पब्लिक ड्यूटी असाइन किया गया, हम आगे आएंगे तो क्लियर करेंगे इसको जब रिट में आएंगे। तो 226 32 में 32 के लिए स्टेट होना जरूरी है और 226 स्टेट होना जरूरी नहीं है। कोई भी बॉडी, कोसाई जुडिशियल बॉडी, इवन प्राइवेट बॉडी जिस पर कोई ऑब्लिगेशन असाइन किया गया है, वो आप 226 में उसको, क्योंकि देखिए आर्टिकल 226 इज मेंट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर राइट। तो यहां ये गवर्न होगा एनी अदर राइट में। जब भी वायलेशन होगा तब आप 226 में जाएंगे। अभी जब आगे आए तो और क्लियर करेंगे। तो ध्यान रहे कि ऐसा अगर वायलेट करता है कोई बॉडी तो आर्टिकल 226 में उसकी रेमेडी है, लेकिन 32 में एज अ फंडामेंटल राइट नहीं जा सकते, क्योंकि स्टेट का मतलब केवल फंडामेंटल राइट्स है और आर्टिकल 226 के खिलाफ जाना है स्टेट होना जरूरी नहीं है। ये भी बात करेंगे, जब आप पढ़िएगा समझ में आएगा धीरे करके, आपको बहुत डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो कल हम आगे जाएंगे आर्टिकल 24, 14, 15, 16 जो भी होगा तो क्लियर करने को हम नटशेल में ही जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको देंगे, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, जहां आपको डाउट हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा, इसको मैं भी कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दे अपने, जो हमारा जो चैनल बना हुआ है ना डॉक्टर सतीश चंद्र वाला, तो सब लोग सुन लेंगे जो लोग नहीं सुन पाते। अब देखते हैं कैसा होता है, मुझे ज्यादा आइडिया इस पर नहीं है, क्योंकि हम लोग बेसिकली नॉन टेक्निकल लोग हैं। देखिए, आप जहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग लाइव वहां खत्म हो रही है। मतलब अब ये हम लोग उस एरा के हैं जहां पर पेन नहीं थी, सरपत की पेन होती थी, लकड़ी की पेन खींच करके हम लोग लिखते थे, पट्टी होती थी गांव में, वहां चलते थे चलते। तो अब हम लोग अब वो नई टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकते जो आप जहां से शुरू कर रहे हैं, हमारे बेटा शुरू कर रहा है, पोता शुरू कर रहे हैं। इसलिए आपसे इसमें असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हमारी पड़ेगी। बाकी जो नॉलेज की बात है, डिलीवरी की बात हम आपको देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक चीज और मेरा सजेशन है कि किसी चीज को गहराई से देखिए। जैसे मैंने कहा कि पढ़िए कम, सोचिए ज्यादा ना, और उसी से आपको आइडिया डेवलप होगा। जब कोई चीज बेयर एक्ट पढ़ें, एनालाइज करें, तो हमेशा शुरू करेंगे व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस, हाउ इज दिस, वेयर इज दिस,
एंड व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्ट। ये 5 अगर पैरामीटर आप लेके चलेंगे तो उसका उत्तर आपका दिमाग ढूंढता रहेगा, और कभी जो मिल जाएगा समझिए वही आपका बेयर एक्ट हुआ, वही आपका ला हुआ, और क्या हो गया आप देखेंगे। तो आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद जहां दिक्कत आएगी हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, कल हम 4 बजे मिलेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, हाँ बोलो। अब देखिए ये इट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अभी मैंने पूरा पढ़ा, पढ़ लो जरा इसका, देखो कि क्या, क्योंकि जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं, जो सोशल मीडिया है, वो दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दैट डज नॉट गो ओनली टू द स्टेट, इट गोज टू द इंटरनेशनल स्टेट। जैसे मान लीजिए कि अब आप जितने टिकटॉक वगैरह है, अब उसका गवर्नमेंट कहाँ से कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं। तो जो इम्पोजिशन करे उसके लिए एक्ट बना, उसके लॉज बना हुआ है, वो WTO बना हुआ है। उसमें भी देखना पड़ता है लेकर के कि वो सही होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम आप इसको स्टडी कर लें, ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया इस पर अभी। स्टडी करने के बाद जब टाइम आएगा तो आपको बता देंगे, देख लें, आपने पूछा तो बता देंगे। ठीक है, ओके ओके।